सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बोलना चाहता हूँ, बहुत दिनों से इनएक्टिव था तो अब वापस आ गया हूँ। और क्योंकि अब प्रीलिम्स भी वापस आ गया है तो मुझे पता है आप लोग का रिवीजन चल रहा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब जो भी इस साल के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके पेपर्स देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ के पीछे नहीं भागेंगे क्योंकि वो बहुत ही रैंडम होते हैं। एक्चुअल में यूपीएससी का पैटर्न समझना है तो खुद यूपीएससी के क्वेश्चंस को ही देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कंबाइंड जो जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2026 में, अराउंड फेब मार्च में हुआ था। तो उसका पेपर हम लोग देखेंगे, हम लोग समझेंगे कि यूपीएससी कौन सा क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और उस चीज़ को हम लोग अपने प्रिपरेशन में अभी भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि प्रीलिम्स जो 2026 है उसमें इसका यूज़ कर सके। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है किसका, पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ रहा है द वोटिंग एज इन इंडिया वॉज चेंज्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। कौन सा है आंसर? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। बट हाँ, क्योंकि और भी ऑप्शंस में अलग अलग चीज़ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। 43rd अमेंडमेंट एक्ट, ये हम लोग बेसिकली इग्नोर कर देते हैं, बट इसका याद रखिएगा कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है जनता पार्टी गवर्नमेंट लाई थी अगेंस्ट क्यों 42nd अमेंडमेंट में जो चेंजेस किए गए थे उसको उसके अगेंस्ट में लाई थी। इसने क्या किया था, इसने कुछ आर्टिकल्स को रिपील किया था। उसका नाम याद रखिएगा, 31D, 32A, 131A, 144A, 226A और 228A। ठीक है, बस एक बार देख लीजिए। वैसे उतना याद आर्टिकल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिपील कर दिया गया था। बस इतना याद रखिए कि इसमें ये उस जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था 1977 में, और ये सब आर्टिकल्स को रिपील किया गया था। ठीक है, उसी तरह 48th अमेंडमेंट क्या बोला था, इसने क्या किया था, जो आर्टिकल 356 क्लॉज 5 है उसको अमेंड किया था। क्यों? पंजाब में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करने के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे प्रोविजंस क्या क्या है प्रेसिडेंट रूल के, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह 69th अमेंडमेंट क्या है, याद रखिए। ये अमेंडमेंट ने क्या किया था, स्पेशल स्टेटस दे दिया था किसको, टू यूटी ऑफ दिल्ली, और उसको रीडिजिग्नेट क्या किया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो बस इतना याद रखिएगा। कौन से आर्टिकल्स आए थे, आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239AB, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है, सोर्सेज ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर, states the objective with the constitution seeks to establish and promote, lays out provisions for economic liberty, और states the source from which the constitution derives its authority। इसका आंसर होगा 1, 2 and 4। इसमें लेज आउट प्रोविजंस नहीं किया है, इसने केवल बोला है कि लिबर्टी शुड बी, क्या बोला है आपको प्रीएम्बल अभी याद होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, हाँ, एक्शन, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ याद रखनी चाहिए हमें। ठीक है, और जैसे जस्टिस की बात की गई है तो जस्टिस में क्या बात किया है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये जो प्रीएम्बल के टर्म्स हैं इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन में रिपीट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथराइज्ड। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग द बेसिक फीचर्स। भाई केशव नंदा भारती केस कहाँ गया, अगर ऑल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा तो फिर इस केस का महत्व क्या है, सीधे इसको एलिमिनेट करिए। 2 गया, 2 गया, 2 गया, आंसर क्या हो गया, 1 and 3। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, लेकिन क्या, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक फीचर्स। ऐसे ही कुछ भी उठा के अमेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट इन विच इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कुछ यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन याद आ रहा है, दिया गया था और किसके अंडर आता है पूछा था, 4 ऑप्शंस था, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिस पे केवल सेंटर का कंट्रोल है, कंकरेंट लिस्ट जिस पे सेंटर स्टेट दोनों का कंट्रोल है। और एक चीज़ मेरे को बताइएगा, रेसिड्यूरी पावर्स जो है वो किसके पास है, चलिए मैं ये बता देता हूँ, वो हमारे पार्लियामेंट के पास है। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया,
जो कोविड आया था ना उसमें लॉकडाउन लगा था तो रेसिड्यू पावर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, नॉर्मल अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, इसका आंसर होगा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा, नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उतना मतलब छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स हिज हर ऑफिस एज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका आंसर क्या होगा बताइए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148। ठीक है, चलिए बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द एवर स्टेट्स हैड बाई कैमरल लेजिस्लेचर? बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ? विधानसभा, विधान परिषद, दो बॉडीज़ होंगी। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ है, मैंने ऐसे याद किया था। देखिए इसका आंसर होगा, मैंने उम्बक करके याद किया था। आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है और तेलंगाना में भी है। इसका आंसर होगा सीधे ऑल 4। चलिए नेक्स्ट याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर करेक्ट? इमरजेंसी का क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएससी में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग उसी फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इट कैनॉट बी इन ऑपरेशन अनलेस अप्रूव बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अरे भैया, अगर इम्यून होगा तो क्या हर दूसरे दिन इमरजेंसी नहीं लग जाएगी? सीधे सेकेंड स्टेटमेंट को गलत करिए। नेक्स्ट, proclamation of emergency may be made by the president of India at any time if the security of country is threatened। सही है, the president of India can issue a proclamation of revocation any time if the Lok Sabha passes a resolution। ये भी कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4। इम्यून याद रखिएगा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, SIR उस समय बहुत न्यूज़ में था, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। 2019 के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था। ये देखिए, आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द सुप्रीम कोर्ट में बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ क्या? पब्लिक importance, in the matters of public importance। next, the supreme court's advisory opinion is binding on the president। देखिए खेल दिया ना, हमेशा ट्रिक याद रखिएगा, बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग में हमेशा यूपीएससी खेलता है, ये नॉन बाइंडिंग है। सीधे सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट किया, आंसर 1 इज, जो 1 ओनली इज आवर आंसर। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर्स में था, एंटी अरैक मूवमेंट पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये जो है बेसिकली 1992 में इनिशिएट किया गया था। ये किस लिए? टू बैन द सेल ऑफ अरक। और अरक ये क्या है? ये चीप लोकल लिकर है वहाँ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू प्रॉपर्टी पहले भी यूपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए, राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल, आर्टिकल 19 के ही अंदर था ये। राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। बिल्कुल सही है, ये जो है 300A के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? लक्ष्मीकांत में बहुत बार फैक्चुअल चीज़ है, वो पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, डिटेंशन और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अगर आप देखेंगे तो वेजिटेशन के ऊपर, इन जोग्राफी वेजिटेशन के ऊपर जो यूपीएससी है बहुत बार क्वेश्चन पूछती है, हम लोग वही देखते हैं। दे आर फाउंड विद इन रीजन्स विद लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। बिल्कुल सही है। दे आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ झारखंड। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ गया, देखते हैं। खिजरी एंड खेर आर इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या होगा? 1 and 3 होगा। दे आर नॉट फाउंड इन पार्ट्स ऑफ झारखंड, ये दे आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, ये जो है ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं बबूल, और साथ में कैक्टस लाइक प्लांट्स। ठीक है, उसी तरह एक और इनका याद रखिए कि इन ह्यूमिडिटी जो है लेस देन 50% है, और इनका जो मीन टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बारे में बस इतना जानिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर,
क्या यूपीएससी 2024 का पेपर याद आ रहा है, जो वाटर पेपर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, 2 स्टेटमेंट, उसी तरह बस यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा चेंज किया है, लेकिन क्रक्स वही है। देखिए, इट कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। बिल्कुल, वाटर वेपर कम हो जाएगा तो भाई क्लाउड्स इवेपोरेशन नहीं होगा, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, इंस्टेबिलिटी आएगी। वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होगा, क्लाउड्स बनेंगे, बारिश आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलॉन्ग द अर्थ, नाइदर टू बिकम टू कोल्ड और नॉट टू हॉट, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, डेट वाटर वेपर इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच decreases with altitude। ये सेम यूपीएससी का स्टेटमेंट है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कंडीशन फेवरेबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है, अगर आप एनडीए का 2025 का पेपर देखें तो उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है, और इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है। स्मॉल वेरिएशंस इन दी वर्टिकल विंड स्पीड, बिल्कुल वर्टिकल विंड स्पीड जो है ऊपर उसमें वेरिएशन बहुत स्मॉल होता है, और साथ ही साथ अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट हैं, इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2। साथ ही साथ इसमें याद रखिए क्या क्या होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स आपको मिल जाएगा, और जो ये रीजन्स जिस रीजन में पाई जाती है 5 से 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा था, इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया और ये रीजन भी बता दिया, क्योंकि ये सारा चीज़ को कंबाइन करके हो सकता है नया क्वेश्चन बना दिया जाए। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल है, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, बेसिक एकदम, 8 स्टेट्स। अब आप लोग स्टेट्स का नाम याद रखिए, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब एक चीज़ 2 चीज़ मेरे को बताइए, क्या कैप्रिकॉर्न भारत से पास होता है? नहीं। इक्वेटर? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है। देखिए, द अर्थ इन द इनिशियल फेजेस ऑफ फॉर्मेशन वाज हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेनिंग क्या था? हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब जिस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा है, हमारे 2026 के लिए लर्निंग्स क्या हो सकती है प्रीलिम्स के लिए, कि भाई कोर ज्योग्राफी जो है उसको यूपीएससी अब पसंद कर रहा है, और हमें कोर चीज़ जो है वो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, मतलब पढ़ी है अच्छे से, रिवाइज़ नहीं किया है, तो वो कोर चीज़ हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बिग स्प्लैट। देखिए, ये हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वापस से ये कोर थ्योरी बेस्ड पोर्शन है, इसका सीधा सा आंसर होगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ द मून। और ये रफली कब था? इसका टाइम था 4.4 से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में पहले भी रिपीट किया गया है। देखिए वापस से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मेड जिगजैग टू अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स। अब देखिए, इसमें सीधी सी बात है, आंसर तो इसका मान लो एल्यूशन आइलैंड्स होगा, बट ये सारे आइलैंड्स जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, बोनिन आइलैंड्स जो है ये जापान का आर्चिपेलागो है, सोलोमोन आइलैंड्स मेलानेशिया जो है वहाँ का आइलैंड है, और कहाँ है ये? पैसिफिक, अगर एग्जैक्ट बोला है तो साउथ पैसिफिक। उसी तरह कुक आइलैंड जो है ये भी साउथ पैसिफिक में है। तो ये सारी चीज़ याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वापस से ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक। नेक्स्ट, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। ये 2 प्लेट है, ये स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शन जो है मूवमेंट होगी, इसको क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक, यानी कि ये है स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ, वोल्केनिक अर्थक्वेक इज ए स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। चलिए मान लीजिए मुझे नहीं भी आ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल, ये मैं हमेशा से पढ़ते आ रहा हूँ, और जब भी अर्थक्वेक की बात आती है तो 2 स्केल का नाम की दिया जाता है। एक पहला क्या लिया जाता है? मर्केली स्केल, और दूसरा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है? मैग्नीट्यूड। मर्केली स्केल क्या मेजर करता है? इंटेंसिटी। तो देखिए कैसे स्वैप रूल यहाँ पे यूपीएससी ने लगाया है, इसका सीधा आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। ये फैक्ट अगर आप याद रखे हैं तो इससे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट,
मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर वापस से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर आप यूपीएससी का एनडीए का एनालिसिस पेपर देखें 2022 का, तो आपको समझ में आएगा कि वैसे के वैसे स्टेटमेंट्स रिपीट किए गए हैं। और सीधी सी बात है, देखिए वापस से कोर हमारे ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। 2022 में आपने देखा होगा प्राइमरी रॉक्स के ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया था, तो आप देख रहे हैं कैसे कोर के ऊपर जा रहा है यूपीएससी। तो ये सारी चीज़ अब हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, दे अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स। बिल्कुल, जो ओरिजिनल रॉक हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो या तो इग्नियस हो सकते हैं, सेडिमेंट्री हो सकते हैं, या मेटामॉर्फिक, तीनों ही हो सकते हैं, और तीनों में अंडरगो चेंजेस हो सकता है। फोलिएशन एंड बैंडिंग आर एसोसिएटेड विद दीज रॉक्स। याद रखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसका फीचर ही होता है फोलिएशन और बैंडिंग। नेक्स्ट, ग्नेसियोइड एंड सियनाइट आर एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक्स। देखिए, ये मुझे नहीं पता था, मैं कंफ्यूज हो गया था, बट अगर मैं मार्क करता तो मैं इसको, ये दोनों मुझे पता था, मैं ये दोनों के लिए श्योर था कि वो आंसर होगा, बट इसके लिए मैं श्योर नहीं था, और इसको मैं रॉन्ग ही मार्क कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे दोनों मुझे लगा कि यूपीएससी यार इतना फैक्चुअल कब चला गया कि दोनों एग्जाम्पल ही एकदम सही दे दिया। ठीक है, मैंने वो सोच के थोड़ा बहुत लॉजिक लगाया, बट हो सकता है मेरा लॉजिक रॉन्ग भी हो, लेकिन अल्टीमेटली आंसर मेरा करेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो ग्नेसोइड है ये एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का, लेकिन सियनाइट किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें आंसर पे पहुंचना है, और यहाँ पे हमें क्या देखना है? हमें सीधी सी बात है, हमें ये देखना है कि भैया जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा जानने को मिल रही है उसको कैसे हम लोग याद रखें, ताकि एग्जाम में अगर मान लो पूछ दे सियनाइट के बारे में तो आपको पता रहेगा कि इग्नियस रॉक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। देख, तो आपको एक चीज़ याद रहेगा, क्या यूपीएससी 2024 में कुछ एक रेनफॉल और वेदरिंग के ऊपर मिक्स करके स्टेटमेंट ऐसा ही दो पूछा था कि नहीं पूछा था? अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। वापस से यहाँ पे पूछ रहा है, चलिए देखते हैं क्या। वेदरिंग रिजल्ट्स इन मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स हो सकता है। वेदरिंग इज कंट्रोल्ड बाय जियोलॉजिक एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अरे भैया, इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, इट इज़ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। मान लो कोई फैक्टर कम हो, लेकिन सीधा ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये वेदरिंग अपने आप ही हो जाएगा। क्लाइमेटिक फैक्टर्स उस पर इन्फ्लुएंस करेगी ना, रेनफॉल इन्फ्लुएंस करेगा, सनलाइट जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी, फ्रॉस्ट इन्फ्लुएंस करेगा, जो स्नो है वो सब इन्फ्लुएंस करेगा, तो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसका सीधा आंसर क्या है? सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा सी। याद रखिए, कैसे होता है? वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, फिर डिपोजिशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या यूपीएससी 2024 का कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन याद आया? इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, बट ये जो है बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग, और वही चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है? इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इज इन शॉर्ट वेव्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते भी हैं, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं, जो इंसुलेशन है, और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि हाँ शॉर्ट वेव्स में होता है, और लॉन्ग जो वेव्स आती है वो शॉर्ट वेव होती है, और जो जाती है वो जो अर्थ से जाती है वो लॉन्ग वेव होती है। ठीक है, द अर्थ एनर्जी हीट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। ठीक है, द शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। देखो खेला हो गया ना, अर्थ, यहाँ ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहे हैं, यहाँ से जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रही है। लेकिन क्या अर्थ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं? ये क्या कर रहे हैं? जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ये क्या कर रहे हैं? इसी लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये लोग ट्रैप कर ले रहे हैं, और वो क्या हो जाता है? उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन आते ही एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो हमारे हम लोग यहाँ से निकलती है लॉन्ग वेव, उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर सवाल पूछा है यूपीएससी 2022 का। अगर आप पेपर देखें तो साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर एक सवाल ऐसा ही पूछा गया है। चलिए आंसर देखते हैं। द मानसून इंटर इनटू द वेस्ट बंगाल फ्रॉम अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है, the retreating southwest monsoon brings rain to the eastern part of the peninsular India. The Tamil Nadu coast remains dry during this northwest monsoon. थर्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तमिलनाडु कोस्ट वेट कब होता है? जब नॉर्थ ईस्ट मानसून या जो रिट्रीटिंग होता है वो आता है, तब ये यहाँ पे बारिश होती है। द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर एरिया। ये बिल्कुल गलत है, वेस्टर्न पार्ट पे ये रेन
लाता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा मिल गया कि गलत है, अब आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, देखिए कैसे कैसे फैक्चुअल चीज़ें जो हैं उस पर हम लोग को दिमाग लगाना है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा ट्रिकी था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रामसर साइट्स पढ़ लेते हैं, उसका लोकेशन पढ़ लेते हैं, वहाँ रिवर्स वगैरह देख लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं देखते कि वो बर्ड हैबिटेट है कि वाटरफॉल हैबिटेट है। ये मैंने भी गलत किया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ सही हो, कुछ गलत भी हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया है तो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ याद रखना ज़रूरी है। इसका आंसर होगा कोलेरू लेक, और इसका आप लोग बताएंगे कहाँ है, ये आंध्रा में है, और ये बेसिकली एक वाटरफॉल हैबिटेट है। वाटर बर्ड्स जो होती है ना, उनका हैबिटेट है। चिलिका लेक कहाँ है, उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा बर्ड हैबिटेट है। पुलिकट लेक कहाँ है, ये भी आंध्रा में है। वेम्बनाड लेक कहाँ है, केरला में है। केरला क्या बैक वाटर्स के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए, क्या मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कुछ याद आ रहा है, तो ये सारा लिंकेज आपको देखना पड़ेगा। अब मेरे को आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अभी भारत के कौन कौन से रामसर साइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए इसका आंसर वैसे तो होगा परंपरागत किसी कृषि विकास योजना, बट और भी स्कीम्स को हम लोग को देखना है। पीएम किसान योजना 6,000 रुपया महीना देगी, 6,000 रुपये देगी, हाँ इंस्टॉलमेंट में दे देगी इनकम सपोर्ट के लिए फार्मर्स को। कृषि सिंचाई योजना नाम से ही लग रहा है किस चीज़ के लिए है, इरिगेशन के लिए। कृषि भाग्य योजना, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, याद रखिए ये सेंटर की स्कीम नहीं है, ये कहाँ की स्कीम है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है। और किस लिए है, जो ड्राईलैंड एरियाज़ है उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैलिनिटी ऑफ ओशन, वापस से कुछ कोर ज्योग्राफी आया, ठीक है। चलिए देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक सी हैज़ हाई सैलिनिटी ड्यू टू लैक ऑफ रिवर वाटर इनफ्लक्स। पहला ये स्टेटमेंट हमें गलत मिल गया। अगर आप ब्लैक सी देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो लैक नहीं कर रही है। वहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, धनुबे, ड्राइपर और ड्रॉन, ये मेजर रिवर्स जब यहाँ पे इन्फ्लक्स कर रही है तो ये लैक कैसे कर सकता है। पहले फोर्थ स्टेटमेंट रिमूव करिए, 2 ऑप्शन चला गया हमारा। नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी ड्यू टू इवेपोरेशन, बिल्कुल ये हम लोग पढ़ते भी हैं, तो यानी कि हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हम देखिए ऑप्शन पे पहुंच गए। अब हमें पहला स्टेटमेंट जानने की ज़रूरत भी नहीं है। देख रहे हैं कैसे ऑप्शन के थ्रू रॉन्ग ऑप्शन अगर आप पता लगा रहे हैं तो आप करेक्ट पे ईजिली पहुंच सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, रॉन्ग ऑप्शन जो है एग्जामिनर को बनाने में ज़्यादा टफ होता है जैसे उसके कंपैरिजन में करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन तो भाई सीधी सी बात है ऐसे ही बना देगा, रॉन्ग ऑप्शन में दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जो लिखा है बाल्टिक सी ड्यू टू लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर्स वाटर, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, विस्टुला, ओडर और नेवा, ये तीनों रिवर्स के बस नाम याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, क्या कुछ यूपीएससी का 2022 का आपको स्टेटमेंट याद आ रहा है? क्या ऐसा ही सेम स्टेटमेंट कुछ कंपलसरी दिया था कि कंपलसरी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी ज़रूरत है? याद आ रहा है? ये जो है ये गलत है। ये किस लिए बनाया गया है? टू क्रिएट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ई संजीवनी की बात की जाए तो ई संजीवनी 2019 में लॉन्च किया गया और ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन इम्प्लीमेंटेशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर, बिल्कुल करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसी तरह यूविन जो है ये डिजिटाइजिंग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। देखिए वापस फैक्ट लाया यूपीएससी, फैक्ट ला रहा है मतलब सावधान होने की ज़रूरत है। जो है बर्थ से 17 ईयर्स का है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन देखिए। ब्रॉड मनी नैरो मनी के ऊपर जो सवाल आता है, मतलब जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं उसके ऊपर है। सबसे पहले नैरो मनी का डेफिनेशन याद रखिए। नैरो मनी का डेफिनेशन क्या है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? M1 बोलते हैं। M1 इज़ करेंसी विद दी पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद दी RBI, ये हो गया M1। अब ब्रॉड मनी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? M3 बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ब्रॉड मनी इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो M1 में क्या क्या होगा? ये
M1 हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ब्रॉड मनी बट नॉट पार्ट ऑफ द नैरो मनी। तो सीधी सी बात है, ये जो टाइम डिपॉजिट है ये नैरो मनी का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 ओनली। देख रहे हैं कैसे दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो है ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बता रहा हूँ क्योंकि उस समय अलग रेट होगा, बट अभी जो है बस इतना याद रखिएगा, CRR का रेट एज ऑफ अप्रैल 2026 4% चल रहा है। नेक्स्ट फैक्चुअल स्टफ है, मतलब सीधे डेफिनेशन बेस्ड है, ये हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। यूपीएससी की आप लोग कर रहे हैं तैयारी, तो इकोनॉमी में ये चीज़ तो आपने पढ़ा ही होगा। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल एसेट्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ये बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें दिमाग लगाना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन एंड रूरल एरियाज़, करते ही हैं। अब आप सिर्फ जो रूरल एरियाज़ है उसमें आप ये थोड़ी देखेंगे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, लोग जॉब करने जा रहे हैं। लोग क्या करेंगे, अपने किराने की दुकान लगा लेंगे, लोग क्या करेंगे, ठेला लगा लेंगे, लोग रिक्शा चला लेंगे, मतलब ये सब काम अपना कर लेंगे, खेती कर लेंगे, तो वो चीज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ इज मोर देन इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, जो अर्बन एरियाज़ में जाएंगे तो वुमेन जो है वहाँ पे जॉब्स में है, यहाँ पे लोग अपने खेत में है वुमेन। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कैजुअल वेज वर्कर इज़ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। कैजुअल वेज वर्क मेजर सोर्स नहीं है। आप कितने ये देखते हैं कि क्या मनरेगा जो आप देखते हैं उसमें सारी, जिसका नाम चेंज हो गया है अभी, विकसित भारत राम जी जो है, तो उसमें आप देखते हैं क्या सारी वुमेन ही है। उसमें अगर आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो मेन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। तो कैजुअल वेज वर्क जो है ना, कैजुअल वेज वर्क मतलब कि सीज़न के अनुसार काम जो मिलता है, तो उसमें मेन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 और 3। देख रहे हैं कैसे हमारे लिविंग सराउंडिंग से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, संकल्प स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। बहुत पुरानी स्कीम है, 2018 की है, बट क्वेश्चन पूछ दिया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिए, कोई भी स्कीम पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही ब्रॉड होगा। अगर कहीं नैरो डाउन कर रहा है तो मतलब वहाँ शंका करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप विथ लोन असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द रिजल्ट एरियाज ऑफ दिस स्कीम। देखिए, वन ऑफ दी बोल रहा है, मतलब ये कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है कि क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करेंगे। इंक्लूजन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। अरे भैया, भारत सरकार या कोई भी सरकार स्कीम निकालती है ताकि ज़्यादा से लोग उसमें कवर हो सकें और लोगों जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनकी प्रॉब्लम्स कम की जा सके। तो ये तो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया, समझ रहे हैं। अब याद रखिए, इसका आंसर होगा 1 और 2 ओनली। क्यों? इसको जो है रियल में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं निकाला है। हाँ, बस इसका आप संकल्प क्योंकि पूछ दिया है तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग या कोई चीज़ में पूछ दे। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोमोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फैक्चुअल था, मैंने दिमाग लगाया था लेकिन तभी वो गलत हो गया। ठीक है, तो मैं ये भी बोलूँगा। इसमें मैंने सोचा था कि भाई बिहार टॉप पे होगा तो मैंने बिहार को मार दिया था, बट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश जो है, मैंने महाराष्ट्र को तो सोचा ही नहीं था, सॉरी हाँ, मैंने ए लगाया था। मैंने सोचा था कि बीमारू स्टेट है तो मैंने उस हिसाब से लगा दिया, बट इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। याद रखिए, उत्तर प्रदेश जो है मोस्ट पॉपुलस है और वहाँ पे लार्ज रूरल पॉपुलेशन है, इसके कारण पॉवर्टी थोड़ी ज़्यादा है। बिहार में तो आप लोग जान ही रहे हैं, हाई पॉवर्टी रेट है। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द अर्बनाइज स्टेट, इंडस्ट्रियल स्टेट, वहाँ पे हाई पॉवर्टी लेवल्स पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा है, स्लम्स बहुत ज़्यादा है। धारावी का नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है ये। रिपोर्ट एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा, अक्टूबर 2025 का रिपोर्ट है, हो सकता है यूपीएससी भी इस पर क्वेश्चन पूछते। चलिए नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। याद रखिए, स्कीम की बात हो रही है, क्या ब्रॉड पे जाएंगे। नेक्स्ट, इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाई एनेबलिंग पुअर हाउसहोल्ड्स टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है पॉजिटिव बात कर रहा है। इट एश्योर्स दैट एटलीस्ट 2 members फ्रॉम ईच रूरल हाउसहोल्ड वुड बी ब्रॉट अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क। भाई ये तो कुछ अंत्योदय योजना, लाइवलीहुड की बात कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्यों खिचड़ी पका दिया। द प्रोग्राम लेवरेजेस कम्युनिटी रिसोर्सेज टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड प्रमोट लाइवलीहुड। ये भी कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है। क्या यहाँ पे कुछ खिचड़ी बना रहा है, देख रहे हैं, एक तरफ लाइवलीहुड की बात कर रहा है, एक तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा 1 और
3। याद रखिए, ये जो स्कीम है ये ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने को एडवोकेट नहीं करता है, ये बस क्या करता है कि टारगेट करता है 1 वुमेन मेंबर कि भाई आप फैसिलिटेट कर लो एसएचजी में, उससे काम आसान हो जाएगा। बट ये एसएचजी बनाने को एकदम प्रेशर नहीं डाल रहा है, एश्योर नहीं कर रहा है ये, ठीक है। और एटलीस्ट 2 ये तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया, ठीक है। बस इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो DNRLM जो है ये रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये इसका रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन है। चलिए नेक्स्ट HDR रिपोर्ट है। ये हम कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ये सब लोग बोलते हैं कि जो भारत से अहेड कंट्रीज़ है उसके नाम से आप लोग देख लीजिए। अभी ये तो 2023-24 का पूछा है, बट 2025 में भारत का रैंक 130 आउट ऑफ 193 है, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? UNDP करता है। श्रीलंका का ऑब्वियसली श्रीलंका जो है भारत से अहेड है, 89th है। म्यांमार भारत से पीछे है, नेपाल भी भारत से पीछे है। तो भारत से आगे कौन है? चाइना 78 रैंक, भूटान 125 रैंक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन इंडिया। अब क्या इसी पैटर्न पे 2026 ने प्री में एक क्वेश्चन नहीं आया था? 2025 में नहीं पूछा था, 3 स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। याद रखिएगा इसी पैटर्न पे हो सकता है 2026 में क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए, तो ये पैटर्न रेडी करके जाइएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन इंडिया, पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग एन इनकम्प्लीट क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर, ठीक है। फिर इट टेक्स एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अ फ्यू सेलेक्टेड आइटम्स एज प्रॉक्सी फॉर इनकम। देखिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये इनकम्प्लीट क्राइटेरियन है, सेकेंड स्टेटमेंट भी बोल रहा है कि हाँ कुछ इनकम्प्लीट बात कर रहा है कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। फिर थर्ड भी जो बोल रहा है कि ये केवल फ्यू सेलेक्ट आइटम्स ही लेता है। तो क्या स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है वो स्टेटमेंट 1 को सप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं? आंसर होगा ये, समझे। इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट फैक्चुअल है, मुझे नहीं पता था इसका। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच संस्कृतिस्ट एपिग्राफिस्ट द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द फर्स्ट क्रिटिकल एडिशन ऑफ एपिक महाभारत नाउ स्टार्टेड इन 1919। मैंने नेट पे सर्च किया, इसका आंसर होगा VS सुक्तानकर, ठीक है। वो क्या थे? जनरल एडिटर थे अंटिल हिज डेथ इन 1943। उसी तरह राजेंद्र लाल जो मित्र थे ये इंडोलॉजिस्ट थे, और भावदाजी और RG भंडारकर ये दोनों क्या थे? स्कॉलर्स थे। इनके बारे में मुझे इतना ही मिला, तो बस इतना याद रखिएगा, बस नाम एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड्स डिटेल एंड कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द बुद्धा लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये जो है इसमें से हो सकता है स्टेटमेंट्स बना के UPSC आपको एग्जाम में पूछे, तो ये चारों आपको नाम पता ही होना चाहिए। इसका आंसर वैसे होगा ललित विस्तार, ठीक है। ये क्या है? ये महायान बुद्धिस्ट सूत्र है जो कि बुद्धा लाइफ के ऊपर डिटेल बोलता है। नेक्स्ट बौद्धयान धर्मसूत्रा, नाम से ही पता चल रहा है इसको कंपोज किसने किया है, राइट? किसने किया है? बौद्धयान ने। और ये संस्कृत टेक्स्ट है ऑन धर्म, इसका ऊपर बुद्धास लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। महावाग्य जो है ये किसने लिखा है? ये क्या है? पार्ट ऑफ विनय पिटक है, और इसके बारे में मैंने रिसर्च किया किसने लिखा है, तो वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। उसी तरह थेरी गाथा जो है ये शॉर्ट पोएम्स कलेक्शन है, और इसको किसने लिखा है? थेरीज, बुद्धिस्ट नन्स जो होती थी ना, उन्होंने लिखा है। बस इतना याद रखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सका रूलर रुद्र दामन। अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आपको सीधे इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका सीधा आंसर आप क्या लगाएंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक। कहाँ? गुजरात। बस यहीं पे हम लोग रुकेंगे नहीं, अब हम लोग और भी इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे देख लेंगे। किंग अशोका विजिट टू बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा कहाँ मेंशन्ड है? रुमेदाई पिलर इंस्क्रिप्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट थिएटर, इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे गुजरात से। कंस्ट्रक्शन ऑफ राजसमंद लेक किसने बनाया है? महाराजा राज सिंह ऑफ राजस्थान। कब? 17वीं सेंचुरी में, ठीक है। चलिए अशोका धम्मा के ऊपर देखिए वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री अगर है उससे क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि ये इसके प्रोबेबिलिटी हाई होते हैं वापस घुमा फिरा के पूछने की, ठीक है। द थीम ऑफ अहिंसा इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अशोकास धम्मा। बेसिक है, अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं, अगर आप धम्मा पहला ही लाइन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा किसकी बात की गई है?
नॉन वायलेंस की बात की गई है, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द सेरेमनी ऑफ धम्मा इज इन प्रॉपर कर्टसी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। ठीक है, क्यों ये सही है? क्योंकि याद रखिए, अगर आपने पढ़ा है तो वो बात करता है कि हमारा बिहेवियर जो है वो एथिकल सोशल बिहेवियर होगा। हम स्लेव सर्वेंट्स ये सब के बीच एकदम उनको त्रासदी नहीं पहुंचाएंगे, उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, धम्मा कंसिस्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि धम्मा जो था ये एक यूनिवर्सल मॉरल कोड था जो कि लोगों को फॉलो करना था। इसमें सारे एलिमेंट्स लिए गए थे इधर उधर से, लेकिन ये प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म नहीं था, इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, देख रहे हैं कैसे आपका फैक्ट्स जो है, नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, ये थोड़ा फैक्चुअल सवाल है, लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब ये मैंने पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत माना क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें दिख रही थी, और मुझे पता है कि यूपीएससी की आदत है जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो उसको गलत करती है, और वैसा ही यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ। इसमें क्या है, लेंथ ऑफ ब्रिक वॉज अबाउट ट्वाइस दी हाइट नहीं है, जो ब्रिक का एक रेशियो है वो 4:2:1 एक स्टैंडर्ड रेशियो फिक्स था, ट्वाइस नहीं था। इसका आंसर जो होगा 2 and 3 होगा। हाई प्लेटफॉर्म जो थे वो कंस्ट्रक्टेड थे, और हाउसेज वर यूनिफॉर्मली रेक्टेंगुलर इन प्लेन। नेक्स्ट, बहामनी किंगडम ऑफ विजयनगर। जो बहामनी किंगडम और विजयनगर जो थी ये बेसिकली किस रीजन के लिए क्लैश करते थे? रायचूर दोआब के लिए। ये किसके बीच है? बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मदुरई जो है किसका कैपिटल था? पांड्यास का। वरंगल किसका कैपिटल था? काकटियास का। ठीक है, मालाबार रिविलियन कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ था। नंबूदरी याद है? वरियन कुन्नत हाजी लीडर थे इसके, वरियन कुन्नत हाजी। ठीक है, एक बार मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बिल्कुल सही है। डायरेक्टली एट द सेंटर सही है। एबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल। देखिए, इसका आंसर मैंने नेट पे सर्च किया तो इसका आंसर मतलब मेरे हिसाब से तो 1 and 2 है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं एबोलिशन ऑफ इसका आंसर 3 भी होगा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से 1 and 2। एबोलिशन ऑफ जो काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो कब एबॉलिश हुआ था? वो जो लास्ट वाला एक्ट बन गया था 1858 का, जो ये तो 1858 में बना था, लेकिन लास्ट वाला जो एक्ट बना था 1947, उससे पहले ये लोग ने इसको अबॉलिश कर दिया था। तो मेरे हिसाब से 1 and 2 है, बट लेट्स सी, इसका एक बार की आने का वेट करते हैं। तब तक आप लोग ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। ठीक है, विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 यूपीएससी 2021 एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर दिया गया। इसका आंसर क्या होगा? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय दी कांग्रेस। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कब हुई थी? 1939 वर्ल्ड वॉर के समय। क्रिप्स 1942 में आया था। ठीक है, व्हेन डिड डांडी मार्च बिगिन एंड व्हेन डिड इट एंड? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 पर देख लीजिएगा, याद रखिएगा। CDM ये का पार्ट था ये। और एक क्वेश्चन ये और आपसे पूछ सकता है कि वाई वॉज सॉल्ट चोजन एज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कुछ ट्रैवलर्स के बारे में दिया है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है ये 10th और 11th सेंचुरीज में नहीं आया था, ये 13th सेंचुरी में आया था, पांड्यन किंगडम में आया था। ठीक है, फिर अल-बिरूनी जो है ये कब आया था? 11th सेंचुरी में। और महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, याद रखिएगा। ये दुआर्टे बारबूसा जो पोर्चुगीज ट्रैवलर है ये 16th सेंचुरी में आया था, इसलिए आंसर होगा 1 ओनली। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया। इतना इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट था। ये सब बेसिक साइंस है जिसका यूपीएससी से उतना रिलेशन नहीं है। अब सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स? क्या यूपीएससी में क्वेश्चन आया है? ये देखिएगा 25 में ही शायद आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3। क्या क्या? इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई। ठीक है, ब्रिक्स का एक बैंक भी है, क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और टर्म ब्रिक्स वॉज क्वाइंड बाई जिम ओ नील। ब्रिक्स मतलब बताइए? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकता है ये पूछ दे, तो इसको देख लीजिए। ये बिटवीन कहाँ है? गाज़ा एंड इजिप्ट। ठीक है,
एक और चीज़ आप याद रखिएगा, मेडिटेरेनियन सी टू केरेम सोलाम क्रॉसिंग प्रमोट करता है ये, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपसे रफ़ा क्रॉसिंग के बारे में पूछ दे तो उसका भी आंसर क्या होगा, गाज़ा एंड इजिप्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो? इसका आंसर क्या होगा, स्वीडन। कब हुआ था, 2024 में। उससे पहले कब हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, फिनलैंड आया था 2023 में, फिर आया था क्या, नॉर्थ मैसेडोनिया अराउंड 2021-22 में, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, धुलेरा एंड सनंद इन गुजरात आर इन न्यूज़ फॉर सेटिंग अप। ये मैंने भी गलत किया था, मुझे लगा था इसका आंसर होगा सोलर पैनल, क्योंकि अब मैं कंफ्यूज हो गया था, बट इसका आंसर मैंने नेट पे सर्च किया, इसका आंसर क्या है, सेमीकंडक्टर यूनिट्स। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन वैसे तो आएंगे नहीं, बट अगर आ गए तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई दिल से नहीं लगाना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या होता है, ये आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि DGFT इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हो सकता है इसके ऊपर एक डिटेल क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे बोल दे UPSC कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड लिखा है, तो उसमें आप कन्फ्यूज रहेंगे। इसलिए ये फैक्ट याद करना ज़रूरी है कि ये MCI के अंदर है। बेसिक फैक्ट, UNFCCC कब साइन हुआ था, रियो समिट 1992, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किसके बारे में बात करता है, हाँ बताइएगा आप लोग कमेंट में, हम ये चीज़ बताएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेसिपिटेशन क्या करेगा, टेम्परेचर भी लो है, प्रेसिपिटेशन भी लो है, क्या है, टुंड्रा। सवाना के बारे में याद रखिए, ये जो है ट्रॉपिक और डेजर्ट के बीच का एक इकोसिस्टम है। ग्रासेस, यहाँ पे लंबे लंबे ग्रासेस होते हैं, ठीक है। थॉर्न स्क्रब्स लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल, पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था। फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, हॉट है, ह्यूमिड है और इसमें रेंज जो है एनफ हो रही है। अब एक चीज़ मेरे को बताइएगा, क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो सॉइल है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं? अगर आप सही बता पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं तो एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 से 4 बार पूछ चुका है, ठीक है। याद रखिएगा, ड्यू टू लीचिंग, ओवर लीचिंग, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो सॉइल होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो क्या है कि अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोलॉजिकल कम्युनिटीज इज कॉल्ड, भाई सीधी सी बात है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, शंकर IAS में, इकोटोन, ठीक है। इको टाइप क्या है, एक डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है, अगर वो कोई एडेप्टेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको टाइप। इको जोन अपना बायोजोग्राफिकल रीजन होता है। नेक्स्ट, टू स्पीसीज दैट पोजेस द सेम इकोलॉजिकल नीश कैनॉट एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, कैनॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, दिस इज नोन एज कंपटीशन एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल। भाई कंपटीशन होगा, मान लो एक तरफ शेर है, एक तरफ चीता है, और केवल यहाँ पे डियर का ही शिकार कर सकते हैं, केवल यही है, तो या तो शेर रहेगा या चीता रहेगा ज़्यादा, क्योंकि डियर का पॉपुलेशन भाई अब रोज़ शिकार करेगा तो भाई दोनों के लिए कमी नहीं हो जाएगी, तो या तो उस चीता को भागना पड़ेगा या चीता की जनसंख्या ही ख़त्म होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। मैंने ये दोनों इसलिए लगाया क्योंकि मुझे दोनों जगह यहाँ कॉम्पिटिटिव वर्ड लगा, इसलिए मैंने ये चीज़ लगाया, ठीक है। और मैंने कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी मेरे को लग रहा था, लेकिन ऑप्शन में आप देखिए 3 ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया, ठीक है। मैंने बस कॉम्पिटिटिव वर्ड यहाँ देखा, इसका आंसर मार दिया और ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो अब इसका, क्योंकि अब हमारा काम ये नहीं है कि केवल आंसर, हमें एक्स्ट्रा चीज़ भी जाननी है, तो वो याद रखिए। प्रिंसिपल ऑफ जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये क्या है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें स्पीसीज़ जो है ये डेवलप करेंगे ट्रेड्स टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ असेंबली जो है, ये क्या करेंगे, इसमें जो है कंपोनेंट्स जो है ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना लेंगे विदाउट एक्सटर्नल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम बना लेंगे जिससे इनको मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो सीधी सी बात है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ये दोनों चीज़ जो है ये बिल्कुल नेगेटिव बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर वो नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। शंकर है इसका बेसिक क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू एमोनियम बाय बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड, क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोग को, ठीक है।
इसका आंसर होगा नन ऑफ दी एबव। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया से नाइट्राइट, डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट से नाइट्रोजन, ठीक है, और अमोनिफिकेशन नाइट्रोजन से अमोनियम बाई डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी एबव। समझे? चलिए हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द लीव्स ऑफ डिसिडियस ट्रीज प्रोड्यूस ब्रिलियंट कलर्स इन ऑटम। ऑब्वियसली हमने देखा है येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ठीक है। इन ऑटम सीजन लीव्स ऑफ डिसिडियस ट्रीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है, बट अगर देखा जाए तो ये रिलेशन जो है ये बैठ रहा है, इसलिए मैंने वो रिलेशन देख के आंसर लगा दिया था और ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो ऑटम में है ये लीव्स जो है ये स्टॉप प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिल जो है ग्रीन जो कलर देता है वो स्टॉप कर देती है, इसके कारण इश्यूज आते हैं और ये अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ एरिया ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एनर्जी फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज, आप लोग ने पढ़ा ही होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस जो हम लोग जनरेट करते हैं बाई आवर एक्शंस, ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी क्या है? मैक्स पॉपुलेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है, पीपल है, दैट कैन बी सस्टेन्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज रिगार्ड्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। द वियना कन्वेंशन एम्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। बिल्कुल हम लोग हमेशा पढ़ रहे हैं, कब आया था ये? 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 1987 में आया था और इट इज़ द ओनली UN treaty to be ratified by every country और it has phased out nearly 99% of ozone depleting substances, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, the fundamental niche of species refers to actual range of conditions that species occupy in presence of competitors। the physical location क्या होता है? ये habitat होता है। इसका आंसर होगा, देखिए सबसे पॉजिटिव देखिए, द फुल पोटेंशियल रेंज ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज द स्पीशीज कुड थ्योरेटिकली अप्लाई, ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें बायोटिक, ऑल दी बायोटिक इंटरेक्शन नहीं है, बायोटिक प्लस ए बायोटिक दोनों ही इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, should not be lost simply but because we presently do not know their value। देखो, biodiversity elements with actual or potential use should not be lost simply because we presently do not know their value। which of the following statements best reflect the reason? they may have values unused at present but once discovered could enhance the well-being of mankind। बिल्कुल सही है। they may become useful in future due to changing circumstances। बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। बहुत जेनरिक चीज़ है, अगर आप स्टेटमेंट भी अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। हमेशा ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया रहता भी है और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? इसका कंसेप्ट कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने दिया था। चलिए, इट इज़ एन एरिया अनयूजुअली रिच एट बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग ने 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं ना कि 1500 वेस्कुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और साथ ही में एक और कंडीशन पढ़ते हैं दैट इट शुड हैव एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन वेजिटेशन ऑफ ओवर 70%, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब एक और चीज़ याद रखिए, वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट्स हैं? 36 है। इंडिया में कितने हैं? 4। क्या है? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, सुंडालैंड रीजन, इंडो बर्मा। ये फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, की स्टोन स्पीसीज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट रिलेटेड टू इट्स अबंडेंस, ठीक है भाई। बटरफ्लाई खत्म हो जाएगी तो पॉलिनेशन होगा। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी है की स्टोन स्पीसीज़ के ऊपर, तो इसलिए याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करे थे। सेंटिनल स्पीसीज गिव अस अर्ली वार्निंग ऑफ प्रॉब्लम दैट कुड पोटेंशियली अफेक्ट अदर स्पीसीज। जो
एक स्पीसीज़ अगर मान लो विलुप्त हो रही है तो हो सकता है उसके कारण प्रॉब्लम्स अदर स्पीसीज़ को हो जाए, तो ये सेंट्रल स्पीसीज़ का ये काम भी है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट ट्रॉपिकल रिलेशनशिप विद इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज टेंड्स टू बी कॉम्प्लेक्स एंड वेब लाइक। ठीक है, फूड वेब की बात कर रहा है कि many consumers feed on more than one species that are fed upon by and are fed upon by more than one species, food web, यानी कि both of them are correct and statement 2 explains statement 1। complex क्यों है, क्योंकि A जो है B को खा रहा है, B जो है C को खा रहा है, A C को भी खा रहा है, B ये जो C B को भी खा रहा है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेन बना हुआ है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द एवर आर एग्जाम्पल ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज। जनरलाइज प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे। मिथेन डाइस्टर, नाम से ही लग रहा है कि मिथेन को ये ट्रैप करता है। बायोडीजल, बायो नाम छिपा है। नेचुरल कंपोस्ट ऑब्वियसली क्लीन टेक्नोलॉजी का है, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल 3। तो चलिए इसी के साथ ये सारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 120, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। ये क्या, वाई इज सनस्क्रीन लोशन यूज्ड वाइल मूविंग आउट ड्यूरिंग डे टाइम इन समर। आप लोग ऐड भी देखे होंगे कि सनस्क्रीन लगाओ, क्यों, उससे मेरे को याद आया, टू रिड्यूस द एक्सपोजर टू हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। क्या कुछ 2021 में यूपीएससी ने ट्रिक्लोसान के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर क्या होगा, टॉयलेटरीज। तो उसी तरह क्या सनस्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे, देखिए एडवर्टाइजमेंट का भी नॉलेज हम लोग नॉर्मल यूट्यूब देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो उसके नॉलेज को हम लोग डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो माइंड बहुत ओपन रहिए। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिए कि जो जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं एक बार अपने सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, और यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए, क्योंकि माइंडसेट समझ गए तो गेम वही हो गया। ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।